लल्लन टॉप अड्डे ले चलते हैं। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुझे फोन ना करे, इंटरव्यू दें केवल स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इंटरव्यू दे। जी, मैं एक घंटे में खुलेआम इंटरव्यू हो जाए, जो भी सवाल मैं पूछूं, मैं जानता हूं वो जवाब भी बहुत यही अच्छा लल्लन देंगे। टॉप अड्डे पर और लल्लन टॉप एक अड्डे तरफ पर से आप, एक तरफ से हम, बीच में प्रधानमंत्री। आमच्या सौरभ भाऊंना घाबरायचं नाही, आम्ही तुमच्या बरोबर, हम सब आपके साथ है। ओके, हम भी इन्हीं के साथ हैं। ये अंदर की बात है, सौरभ राजदीप साथ हैं। जनता चाहती है कि सौरभ भाई चुनाव लड़े, आप क्या चाहते हैं, किस स्टेट से लड़े? एक राज्य बने बुंदेलखंड, जिसके मुख्यमंत्री के लिए दावेदार जो भी हो, सौरभ द्विवेदी का नंबर भी उसमें होना चाहिए। कितना बढ़िया मंजर होगा, राजदीप जी राजभवन से आएंगे, गवर्नर महामहिम राजदीप सरदेसाई शपथ दिलवाएंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी और राजदीप सरदेसाई की बिल्कुल नहीं बनती है? 50-50 है। और आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग स्क्रीन पर कितना भी झगड़ लें, लेकिन राजदीप जी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं इतना जूनियर जर्नलिस्ट हूं, तो हम लोग परस्पर बहुत ही प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं और बाद में कमेंट बॉक्स पढ़कर ठाके भी लगाते हैं। ठीक है, अरे रुकिए महाराज। देवियों और सज्जनों, अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बेहद सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, किताबों के लेखक, प्रिंट पत्रकारिता कर चुके, एक्स क्रिकेटर और बहुत सारे हमारे जैसे नौजवान पत्रकारों को मेंटर करने वाले, इतनी उम्र होने के बावजूद अभी भी फील्ड पर जाने को लेकर उत्सुक और उसके पीछे इलेक्शन ऑन माई प्लेट जैसा लालच गढ़ने वाले, और हाल ही में एक बड़ी बीमारी को से जूझ के उसको परास्त करके आए और उसके बावजूद इलेक्शन ग्राउंड में फिर से नजर आए, एक ऐसे व्यक्ति जो वैचारिक असहमति को भी भरपूर गुंजाइश देते हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के पात्र हैं, ऐसे बहुत कमाल के वन एंड ओनली राजदीप सरदेसाई। आज हम इतनी ज्यादा तारीफ कर दिए। क्या होता है ना, उत्तर भारत में जब कोई आपकी इतनी तारीफ करता है तो आप डर जाते हैं। हम महाराष्ट्र से आते हैं, बात करना सीधी जानते हैं। ये आप यहाँ है ना, ये मस्का बस्का बहुत लगाते हैं, खास करके उगता सूरज। आपने देखा होगा, आपके नेता भी जो होते हैं, एक मिनट एक दल में होते हैं, दूसरे दिन दूसरे दल में चले जाते हैं, और दोनों दलों को कैसा मस्का मारने में ये बहुत माहिर है। इसीलिए ये नेता नगरी के नंबर 1 स्टार है। लेकिन बहुत ही उन्होंने जो लल्लन टॉप के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि सौरभ द्विवेदी बधाई के पात्र है कि एक ऐसे समय जब पत्रकारिता पर बहुत सवाल उठते हैं। अरे इससे ज्यादा तो क्वेश्चन बांटे यार, इतनी कम तालियां। अच्छा, लेकिन राजदीप सर ने देखिए हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड खेला और नॉर्थ इंडिया का पर्चा फाड़ दिया है। हमारे यहाँ कोई नौजवान मुख्यमंत्री रातों रात पाला नहीं बदलता है और अपने गुरु के नीचे से गद्दी नहीं खींचता है। ये आपके यहाँ हुआ, शरद पवार ने किया था। आप पहले तो, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को वो प्रसंग बता दें, शरद पवार दिन में क्या बोल के गए थे अपने गुरु को, जिनकी गद्दी खींची और वो युवा मुख्यमंत्री बन गए थे 38 की उम्र में। नहीं, ये तो 1978 की बात है, और वसंतराव पाटिल, वसंतदादा पाटिल या वसंतराव पाटिल उनका नाम था। लेकिन हमारे यहाँ इक्के दुक्के ऐसे घटनाएं हुई हैं। आयाराम गयाराम तो आप ही के उत्तर भारत से शुरू हुआ, और हमने देखा एक मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री बने कुछ दिनों पहले। यानी दुनिया बदलती है, लेकिन नीतीश कुमार जी कुर्सी पर रहते हैं। जी, नीतीश कुमार बिहार के अजीत पवार हैं। देखिए, सच बताए तो हम महाराष्ट्रन लोगों का एक दर्द है। हम सब भारतीय हैं, पहले तो ये बात कहूँ, हम सब भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम सब भारतीय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्रन जो है, एक हमारे लिए कुछ एक दुख की बात है कि इतना बड़ा राज्य हमारा है। हमने कई बड़े बड़े लोगों को, अंबेडकर से लेकर तिलक, ज्योतिराव फुले,
बहुत शाहू महाराज, कई लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने कमाल की हिस्सेदारी देश के को आगे बढ़ाने में की है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। और गुजरात से प्रधानमंत्री बनते हैं जो छोटा राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र बड़े राज्य से नहीं बनते। मैं सोच ही रहा था 5 मिनट हो गए अभी तक नरेंद्र मोदी का जिक्र क्यों नहीं किया राजदीप ने। मैंने नाम नहीं लिया और ना ही, और अच्छी बात है, मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ है। मैं अपने आप को पश्चिमी भारतीय मानता हूँ। जन्म अहमदाबाद में हुआ है। मेरी माताजी महाराष्ट्र से आती है, मेरे पिताजी गोवा से आते हैं, तो आई एम अ वेस्ट इंडियन। और शादी बंगाल में हुई है, बिल्कुल सही। और मेरे बेटे अपनी डॉक्टरी दिल्ली में करते। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है और मुझे गर्व है इस देश पर, क्योंकि ये देश विविधता का देश है। भारत जैसा कोई और देश नहीं है, इतना विविधता का देश। इसलिए हम सब ने ये सोचना बंद ही करना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश से और मैं महाराष्ट्र से हूं। आते ही बात शुरू की इन्होंने, उत्तर भारत को अलगाया इन्होंने, वो तो महाराष्ट्र का दुख प्रकट किया इन्होंने, और राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं ये। नहीं, ये थोड़ा मैं इसी तरह सौरभ को थोड़ा चुभने की कोशिश कर रहा था, और कुछ नहीं है। क्या है ना, एक पिक्चर कई साल पहले 1973-74 में एक पिक्चर निकली थी, नमक हराम। इस पिक्चर के 2 मुख्य किरदार थे, एक थे राजेश खन्ना और एक थे अमिताभ बच्चन। और क्या हुआ कि जब ये पिक्चर निकली, राजेश खन्ना धीरे धीरे सुपरस्टार जो थे वो धीरे धीरे गिरावट उनकी हो रही थी फिल्म दुनिया में, और अमिताभ बच्चन उभर कर आ रहे थे। और राजेश खन्ना शूट के लिए 5-6 घंटे लेट आते थे, हमेशा अमिताभ बच्चन समय पर आते थे। और अगर आप लल्लन टॉप के नेता नगरी के किसी शूट में आएंगे तो स्थिति मेरी वैसी ही है, मैं समय पर आता हूं, लेकिन आज के अमिताभ बच्चन 5-6 घंटे लेट आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुपरस्टार बन गए हैं। उन्होंने, जैसे जब भी वो कहते हैं वरिष्ठ, इसका मतलब है बूढ़े आप हो गए हैं। वरिष्ठ का मतलब बूढ़े, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक आपको मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजा है। हो। देखिए, अब आप किसके तरफ इशारा कर रही है, आप बताइए दुनिया को। मैं नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। मेरे वो दोस्त नहीं, मेरे पास फोन नहीं आते हैं, आपके पास आते हैं। आप देखिए, आपका व्यवहार आप समझिए। क्या पिछले दिनों फोन आया आपके पास प्रधानमंत्री का? नहीं, देखिए, यहाँ मैं सौरभ की यही मुझे बात अच्छी नहीं लगती। हमेशा सवाल पूछते हैं ताकि वो वीडियो वायरल हो जाए। वो सवाल जवाब लेने के लिए, तो ये कैमरे वाले भैया कह रहे हैं थोड़ा पीछे। ये सवाल नहीं। तुम बहुत हो गया, अब महाराष्ट्र के लोगों को तुम पीछे नहीं कर सकते हो। कैमरे के फ्रेम में आए ना आए, उनको आगे रहना। थोड़ा पीछे जाए प्लीज। हाँ, बोलिए। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का फोन आया नहीं आया, मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप किस तरह। आपने मुझे नहीं बताया, मेरे भी अपने खुफिया सोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे ये खबर की कि राजदीप जी की बीमारी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला, और पुरानी दोस्तियों के वास्ते उन्होंने फ़ोन किया। और हमारे यहाँ पत्रकारिता में हमको राजदीप जी जैसे संपादकों ने और गुरुओं ने ये सिखाया है कि अगर कोई खबर सुनते ही तत्परता से उसका खंडन ना करे तो ये कन्फर्मेशन होता है गाइस। नहीं, पर अच्छी बात है ना, अगर कोई इतने बड़े पद पर है और हमारे जैसे छोटे आदमी को फ़ोन करे, ये नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन है और मुझे लगता है अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी मुझे फोन ना करे, इंटरव्यू दें, केवल स्वास्थ्य के लिए, लेकिन इंटरव्यू दे जी। मैं 1 घंटे में खुलेआम इंटरव्यू हो जाए। जो भी सवाल मैं पूछूं, मैं जानता हूं वो जवाब भी बहुत अच्छा लल्लन टॉप अड्डे पर, और लल्लन टॉप अड्डे पर, एक तरफ से आप, एक तरफ से हम, बीच में प्रधानमंत्री। तो अगली बार जब आपको वो फोन करें तब ये जरूर कह दीजिएगा कि लल्लन टॉप वाले आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा करेंगे। 3 लोग नहीं, 4 रखेंगे, एक आप, एक हम, एक मोदी जी और एक राहुल गांधी। चारों को रखते हैं, चारों को कहते हैं कि चलिए आप इतने बड़े नेता बन गए हैं, सवाल लीजिए। सेहत के बाद के बारे में आपने मुझसे फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा। ये पर्सनल चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनल चीज़ होनी चाहिए कि जब पत्रकार सवाल पूछे आप जवाब के लिए तैयार हो जाए। राहुल गांधी ने भी तैयार होना चाहिए, मोदी जी ने भी तैयार होना चाहिए, और यही इसी अड्डे पर अगले साल लल्लन टॉप अड्डा हो जाए। मोदी बनाम राहुल, सौरभ बनाम राजदीप। नहीं, एक करेक्शन है, ये बड़ा गड़बड़ करते हैं भाई। मोदी बनाम राहुल ठीक है, सौरभ बनाम राजदीप नहीं। सौरभ और राजदीप एक टीम है, टीम नेता नगरी है। ये इनको वर्सेस में पता नहीं क्यों इतना मजा आता है।
इनके भीतर का जेठ जेठानी भाव ही नहीं जाता है। अच्छा, अभी ऑडियंस की बारी है, तो कैन वी हैव द माइक प्लीज। और पहला मौका महिला को मिलना चाहिए। आजकल जी महिलाओं का बिल्कुल, जमाना। जीविका दीदियों के सबक के बाद सब ये समझ गए हैं। बिल्कुल। 4 लोग चाहिए ऑडियंस में माइक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम संगीता मलिक है। मेरा सवाल राजीव जी से है। आप कहते हैं आपका और सौरभ का पर्सनली बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन जब सौरभ अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे जाते हैं तो आप उनके ऊपर पर्सनल कमेंट्स करते हैं। वो आप ट्रिप पे चले गए, पर्सनल कमेंट्स। आप ट्रिप पर गए थे ऑस्ट्रेलिया मैच देखने के लिए, जी। तो राजदीप जी ने आपके पासपोर्ट और सबके, सौरभ देश में कुछ हो रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया चले नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, आप लोगों को ये समझना होगा जी। मुझे आज भी ध्यान है, वो हमारे ललन टॉप के न्यूज रूम में ही हंसी मजाक हुआ था। जी। राजदीप जी भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, जी है ना, कोई पर्सनल। जी जी ठीक है, हम लोग वहां पर भी भेंट मुलाकात हुई। फर्क इतना है कि मैं खुद के पॉकेट से पैसा देकर गया था, सौरभ को कोई ट्रिप मिली थी कहीं से। जी नहीं, राजदीप जी सही कह रहे हैं। राजदीप जी अपने पैसे से गए थे, मेरी पत्नी ने उसके ट्रिप के पैसे दिए थे। किसी उद्योगपति ने, किसी माफिया ने, किसी नेता ने पैसे नहीं दिए थे। हम पति पत्नी दोनों कमाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ये राजदीप जी कटिंग मारने से बाज नहीं आते हैं, है ना। आदमी अपने परिवार के साथ छुट्टी पर नहीं जा सकता है। देखिए, आप उनकी बात को सत्य साबित कर रहे हैं। आपके घर में लेकिन बॉस कौन है, आप या आपकी पत्नी? मेरे घर में बॉस मेरी पत्नी है, मेरे घर में भी और बाहर भी। वो मेरी उस्ताद भी हैं, मेरी बॉस भी हैं। वेरी गुड। जमाना महिलाओं का है। जी, तो फिर आप क्यों नाराज हो जाते हैं जब मैं आपका परिचय सांसद पति के तौर पे करवाता हूँ? देखिए, आप मुझ पर जितने भी कटाक्ष करें। अरे कटाक्ष नहीं है, फैक्ट गाइस। नहीं, अच्छी बात इस है। देश की बहुत सीनियर सम्मानित जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, प्रिंट में जिनका एक लंबा तजुर्बा रहा, आउटलुक समेत कई मैगजीन्स में उन्होंने काम किया, ऐसी सागरिका घोष टीएमसी की सांसद है, राजदीप जी की पत्नी है। ये एक फैक्ट है कि ये एक सांसद पति है। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ प्रधानपति, मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति। आप हर बार इसमें कटाक्ष क्यों बोलते हैं? शी इज अ लर्नेड वुमेन, उन्होंने पॉलिटिकल बायोग्राफीज लिखी हैं। महिला, अगर आपका परिचय उनके नाम से जोड़ा जा रहा है तो क्या हो गया? उनका अस्तित्व उनका है, मेरा अस्तित्व मेरा है। हाँ। आप मेरी पहचान मेरे विजिटिंग कार्ड से करवाइए, मेरी पत्नी से अरे नहीं। वो भी आपका एक परिचय है। ना, आप उनसे सवाल पूछिए, आपको पूरा अधिकार है। मैं अपने आप पूरी तैयारी में हूँ, मेरी छाती 56 की है, डोंट वरी। जी, चलिए अगला सवाल। हाँ, माइक दीजिए भाई साहब को। राजदीप साहेब, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सगळ्यात आधी आमच्या सौरभ भाऊंना घाबरायचं नाही, आम्ही तुमच्या बरोबर, हम सब आपके साथ हैं। ओके, हम भी इन्हीं के साथ हैं। हम अंदर की बात है, सौरभ राजदीप साथ हैं। हम सब सौरभ भाई के फैन हैं और जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। आप क्या चाहते हैं? ये चुनाव लड़े, या जनता चाहती है कि सौरभ भाई चुनाव लड़े? आप क्या चाहते हैं, किस स्टेट से लड़े? देखिए, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को धीरे धीरे, ये मेरा ख्याल है, छोटे राज्यों में एक तरह से बांटा जाए ताकि गवर्नेंस सुधरे। इतना बड़ा राज्य है और उसमें एक राज्य बने बुंदेलखंड, जिसके मुख्यमंत्री के लिए दावेदार जो भी हो, सौरभ द्विवेदी का नंबर भी उसमें होना चाहिए। पर उसके पहले मैं सुन रहा हूं कि ये अब फिल्म लिख रहे हैं। हाँ, ये बहुत आगे चले जाएंगे, ये यहाँ हमारी तरह नहीं रहेंगे। हाँ, हीरो है। देखिए, ये हीरो शब्द यूज मत करिए। प्रशांत किशोर ने भी अपने आप को हीरो कहा था, देखा क्या हुआ। दुनिया में एक दिन आप हीरो रहते हैं, अगले दिन जीरो भी बन जा सकते हैं। तो ये अपने जो सौरभ द्विवेदी हमेशा, राजा देश, सौरभ द्विवेदी आपको हमेशा कहेंगे मैं इस गांव से आता हूं, मैं गांव चला जाता हूं, गांव के लिए ये करता हूं। ये पूरी तरह से अपने आप को तैयारी अपनी सीवी की कर रहे हैं। जेएनयू से भी आते हैं। जेएनयू से देखिए, कई लोग निर्मला सीतारमण से लेकर जयशंकर मंत्री भी बन गए हैं। तो कौन जाने, कन्हैया कुमार वर्सेस सौरभ द्विवेदी, जेएनयू का बैटल एक नहीं, राजदीप जी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग हैं। हाँ, वो तो है, ये वाला वर्सेस नहीं होगा, पर हो सकता है। बुंदेलखंड इज अ गुड ऑप्शन। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश देने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, क्या आपको लगता है कि गांव से आया हुआ, बुंदेलखंड जैसे इलाके से आया हुआ लड़का पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है?
नहीं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके के समीकरण होते हैं, उसमें आप फिट नहीं होते। अरे सर होंगे ना, लल्लन टॉप भी कहीं फिट नहीं होता था इंडियन मीडिया के स्पेक्ट्रम में, पर देखिए आज बहता पानी अपना रास्ता बना लेता है। चलिए अगला सवाल, राजदीप जी का बस चले, मुझे कल ही शपथ दिलवा दें। कितना बढ़िया मंजर होगा, राजदीप जी राजभवन से आएंगे, गवर्नर महामहिम राजदीप सरदेसाई शपथ दिलवाएंगे। जी अगला सवाल। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम हर्ष है, दिल्ली विश्वविद्यालय से। नेता नगरी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। आज क्लास मिस करके आया हूं नेता नगरी लाइव देखने। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर मेरा सवाल राजदीप सर से है। राजदीप सर, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज जब देश की मुख्य धारा की पत्रकारिता की रेलेवेंसी पर इतने सवाल उठ रहे हैं, वो क्या खबर दिखा रहे हैं उसकी रेलेवेंसी पर इतने सवाल दिख रहे हैं, तो आज आप पत्रकारिता की निष्पक्षता को किस तरीके से देखते हैं? सर, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है जो मुझे लगता है हम सब ने गौर से सोचना चाहिए। हम पत्रकार क्यों बने? मैं 88 में पत्रकार बना, टाइपराइटर था, कोई टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। जब अगर स्टोरी लिखते थे तब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, बाय स्टाफ रिपोर्टर बायलाइन थी, नाम भी कोई अपना देता नहीं था। आज तो सब फेमस हो गए हैं, आपके सामने आते हैं। लेकिन क्या हुआ है, फेमस वगैरह हो गए, चैनल हो गए, लेकिन जो पत्रकार की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए वो बहुत कमज़ोर हो गई है। और मुझे दुख लगता है कि जिस तरह से टैबलॉइड से हुआ है, हिंदू मुस्लिम बार बार आप करते हैं कई चैनलों पर, केवल लोगों को आकर्षित करने। जो असली मुद्दे इस देश के हैं, बेरोजगारी, रोजगार कैसे मिलेंगे, या कृषि क्षेत्र में हमारे महाराष्ट्र में जिस तरह से किसानों की आत्महत्या होती है, कई राज्यों में होती है, या जो असली सवाल है कहाँ आपको देखने मिलते हैं। और ये मुझे लगता है हर पत्रकार ने सोचना चाहिए कि हम पत्रकार, और पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो चैनल चलाते हैं उनको भी सोचना चाहिए आप ये चैनल क्यों खरीद रहे हैं। तो ये आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, उस पर और लंबी बहस होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये हमारे पत्रकारों को, अब आप आज क्या इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप लोगों के पास भी समय नहीं है। मैं देख रहा हूँ मेरे बगल में कोई फ्लाइट पर बैठा है, 30 सेकंड का इंस्टाग्राम रील देख रहा है। पूरा आप प्रोग्राम देखेंगे नहीं, 30 सेकंड की रील में अपना मन आप बना लेंगे। तो ये बहुत डेंजरस है और मुझे लगता है इससे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर हर चैनल केवल विपक्ष को सवाल पूछेगा और सरकार को नहीं, अगर हर चैनल हिंदू मुस्लिम रोज रात को करेगा, तो क्या होगा लोगों का पर असर, ये आपको सोचना है, हमें भी सोचना है। इसीलिए मैं लल्लन टॉप की प्रशंसा करता हूं कि लल्लन टॉप उसमें फंसा नहीं है जैसे चैनल फंसे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बेकार की राजनीति जो हो रही है रोज। थैंक यू। वो बहन जी जिन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं बहुत देर से। जी हेलो सर, मेरा नाम सरस्वती है। मेरा कोई सवाल नहीं है, पर मैं सौरभ सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे पिताजी को ये शिकायत थी कि मैं किसी को सुनती नहीं हूँ, पर जब से उन्होंने देखा है कि मैं किसे सुनती हूँ, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखने स्टार्ट करे थे। मैंने हाल ही में लिखना शुरू किया है और मैं किताबें पढ़ती हूँ, पर जब भी मैं आपके इंटरव्यू सुनती हूँ, सर ने कहा कि इंसान ज़ीरो और हीरो हो सकता है। तो ये आपके विचारों ने मुझे सिखाया कि इंसान ज़ीरो या हीरो अपने विचारों से होता है। मुझे ये बात कहने का वैसे शायद मौका नहीं मिल पाता, तो ये मौका मुझे मिस नहीं करना था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरस्वती जी। मेरा नाम अनिल कुमार है। आप लोगों को दोनों को मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ आज। मेरा सवाल ये है कि हम लोग एज अ न्यूज़ टीवी, हम लोग हिंदी को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं और क्यों, मतलब उसको बहुत नीचे तक अभी, मतलब 50% ही आबादी है जो कि हिंदी को प्रेफर कर रही है, ऐसा क्यों? मैं आपको एक अच्छा जवाब देता हूँ। 88 में मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में था, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया जो अंग्रेजी अखबार था उनके फ्लोर पर आते तो सब चकाचौंध था। अगर आप नवभारत टाइम्स या महाराष्ट्र टाइम्स के ऑफिस में जाते तो कुर्सियां भी बराबर नहीं थी, टेबलें भी बराबर नहीं थी। एयर कंडीशन था टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में, वहां पंखा चलता था। अब देखिए जमाना कैसे बदल गया है। आज तक साहित्य हो रहा है। लल्लन टॉप देश का नंबर 1 डिजिटल चैनल है, कोई अंग्रेजी चैनल नहीं है। दुनिया बदल रही है। वो एक जमाने में समझ लेते थे कि जब तक आप अंग्रेजी अखबार के लिए लिखेंगे नहीं तो लोग आपको विद्वान नहीं समझते। आज मुझे अच्छा लगता है जब मेरा आर्टिकल दैनिक भास्कर में आता है।
मुझे कोई रुचि नहीं है किसी अंग्रेजी अखबार के लिखने के लिए। मुझे रुचि होती है कि दैनिक भास्कर मेरा कॉलम लेता है। दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है। मराठी के जो जर्नलिस्ट हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हिंदी के पत्रकार ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजी पत्रकार का क्या कहें, अंग्रेजी में भी अच्छे पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है। तो ज़माना बदल रहा है, तो ये नहीं कहना कि हिंदी पत्रकारों की क्या। हाँ, मैं चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता में ये जो हिंदू मुस्लिम बार बार टैबलॉइड होता है, केवल विपक्ष को कटघरे में रखना, राहुल गांधी से सवाल पूछना लेकिन प्रधानमंत्री से नहीं, ये सब बंद करना है। ये इस बात पर मुझे लगता है हिंदी पत्रकार हो या अंग्रेजी पत्रकार, सबको आत्मचिंतन करना है। लेकिन हिंदी इज हियर। मैं तो हिंदी में बोलना चाहता हूं ताकि मैं बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकूं। अंग्रेजी वाले अपने आप से बात करते हैं, हिंदी का जो ऑडियंस है वो अलग है, आपकी तरह बहुत बड़ा बन गया है और ये अच्छी बात है देश के लिए। थैंक यू जी। पीछे पीछे। हाँ सर, आपसे एक थोड़ी शिकायत हो गई मुझे। हमको भी बहुत है, आप बोल दो अपनी। जय महाराष्ट्र बोला तो आपने नहीं बोला कि मैं केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं जय बोलूंगा, सबके लिए जय बोलूंगा। थोड़ी शिकायत है, सॉरी फॉर दैट। नहीं मैम, ये एक सेकंड अगर आप जय महाराष्ट्र बोल रहे हो, जय बिहार बोल रहे हो, जय उत्तर प्रदेश, ये सब भारत के ही हिस्से हैं, वो उसमें भारत की अपने आप जय है। थोड़ा क्योंकि मैं बिहार से हूँ। अरे तो हम जय बिहार भी तो बोल रहे हैं बहन जी। हाँ मैडम बताइए। और मेरी सारी दोस्त आपको बहुत सुनती हैं। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स। किसको? राजदीप सर को? आप दोनों के वो अच्छा, नेता नगरी और किताब वाला वगैरह सभी सुनते हैं, हम जैसी औरतें। थैंक यू वेरी मच हम लोगों को इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम लोग अच्छे से सुन सकें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। हाँ नीतीश। हेलो। हेलो नमस्कार सर। नमस्ते। मैं कर्नाटक से हूँ और महाराष्ट्र के लातूर में 2 वर्ष मैंने पढ़ाई भी की है। आपसे मेरा सवाल है कि वैचारिक अंतर्विरोधों के बावजूद भी दोस्ती रह सकती है क्या, और आपके हिसाब से दोस्ती की परिभाषा क्या है? और एक छोटा सा सवाल है कि निष्पक्षता को बनाए रखना, अगर व्यक्तिगत संबंध नेताओं के साथ रहते हुए भी निष्पक्षता को कैसे बनाए रखते हैं आप? वैचारिक जी समझ गए आपके सवाल जी। देखिए, इस देश संवाद पे बना है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए संवाद। जब अटल बिहारी वाजपेयी एमपी थे, उनके सबसे अच्छे दोस्त लेफ्ट पार्टीज में हुआ करते थे, और एक जमाने में आप देखेंगे नेताओं के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, आपके विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी दोस्ती कायम होनी चाहिए। आज क्या हुआ है ना, अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, आप कहते हैं अरे ये तो देश विरोधी है, एंटी नेशनल हो है। अरे एंटी नेशनल कैसे बन गए? एंटी नेशनल तो वो लोग हैं, हमारे नेता जो अपने अकाउंट स्विस बैंक में रखते हैं, उनको आप देशद्रोही कहिए। केवल आप और हमारे मत नहीं मिले इसका मतलब नहीं कि कोई एंटी नेशनल है। तो मुझे लगता है संवाद अगर हो इस देश में तो आप और हमारे बीच में टकरार नहीं होनी चाहिए। विविधता का देश है, आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, मैं आपको एंटी नेशनल नहीं कहूंगा, आप मुझे एंटी नेशनल नहीं कहे। संवाद जारी रहे, चलता रहे, जिंदगी चलती रहे। सौरभ और मेरे विचार शायद मिलते ना हो हर इश्यू पर मैं भी उनकी बात सुनता हूं और वो मेरी बात सुनते हैं। यही तो जिंदगी है। और मैं आप लोगों को एक व्यक्तिगत चीज़ बताऊं, मैं कई बार इनको बताता हूं, ये मानते नहीं हैं। राजदीप जी मेरे कॉलेज के दिनों से हीरो हैं। जब मैं JNU में पढ़ाई कर रहा था, उन दिनों इन्होंने एक चैनल लॉन्च किया था, तो मैंने इनको बताया भी कि अखबार में क्वार्टर पेज 1/4 पे इनकी तस्वीर छपी थी। तो तब तक मुझे ये अंदाज़ा लग गया था कि मेरा कुछ नहीं होना है, इसलिए मैं पत्रकार बन जाता हूँ। तो मैंने बहुत सारे पत्रकारों की तस्वीरें काट के लगा रखी थी अपने कमरे में। अरुण शौरी जी थे, कई लोग उसमें। तो राजदीप जी की तस्वीर थी। और जब 2006-07 में मैंने IMC से मास्टर्स की पढ़ाई की, तो कन्वोकेशन जब हुआ तो उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री थे प्रियरंजन दास मुंशी, UPA की सरकार थी, वो आए थे कन्वोकेशन में और राजदीप जी भी आए थे। तो जब मैं मंच पे अपनी ट्रॉफी लेने पहुंचा था तब राजदीप जी वहाँ भी मौजूद थे। राजदीप जी मुझे नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन मैंने राजदीप जी को बहुत पहले स्वीकार लिया था।
नहीं, ये सही बात है, लेकिन आईएमसी वो केवल मेरी तस्वीर दीवार पर नहीं लगाए थे। आईएमसी में इनको इनकी पत्नी भी मिली, तो इनका ज़्यादा समय उसमें चला गया, बीच बीच में पत्रकारिता भी कर दी। गाइस देखो, ऐसा है, नौकरी वोकरी होती रहेगी, प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या लव गुरु बन गए आप स्टेज पे ही है कि मैं पढ़ाई नहीं करता था, प्रेम करता था। अरे प्रेम से भी पढ़ाई करता था, पढ़ाई से भी प्रेम करता था। नहीं, क्योंकि जहां भी देखता हूं आपके जो फैन है ज़्यादा महिलाएं हैं आजकल, इसलिए। जी, मेरी फैन महिलाएं इसलिए हैं क्योंकि महिलाओं को ये समझ में आ गया है कि इसे एक ताकतवर महिला ने संवारा है। इसकी पत्नी एक बुद्धिमान, कॉन्फिडेंस से भरी औरत है, इसलिए इसको पता है कि महिलाओं की ज़िंदगी में क्या मुश्किलें आती हैं। ये हमारे दुख तकलीफ समझता है और समभाव से बात करता है, सिंपैथी भाव से नहीं। तो ये बाकी पुरुषों को भी समझना होगा। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट सर। ऑफ कोर्स। जी मैम। हाँ, अरे रुक जाओ वो, हाँ इनको ये जो इधर मैम, हाँ जी। नमस्कार, आप लोग दोनों को बहुत सुनती हूँ, पर मैं एक बात आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आजकल थोड़ा सा न्यूज़ देखना या लोगों के भाषण सुनना कम कर दिया। उसका मेन रीज़न है भाषा का प्रयोग। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि इस भाषा का सही उपयोग नहीं हो रहा है? बहुत गलत शब्द कुछ भी कहना। जैसे मैं आपको एक बहुत एग्जाम्पल कहती हूँ, किसी को नरेंद्र मोदी पसंद है नहीं है वो एक डिफरेंट बात है, वो हमारे पीएम है, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी ने ऐसा बोला या इस चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। आई डोंट नो, बट आई फील इट बैड। आई माई सेल्फ माइट नॉट लाइक। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता जैन है। अनीता मैम, हम लोगों को जब पत्रकारिता के शुरुआती सबक बताए जाते हैं उसमें ये होता है कि जब आप न्यूज़ बता रहे हो तब किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला के नाम के आगे श्री, श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर या बाद में जी, आदरणीय, ये सब नहीं लगाते हैं, सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित नेहरू के प्रति ना कोई अवमानना है ना कोई अतिरिक्त सम्मान है, ठीक है। तो अगर हम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो उसमें नरेंद्र मोदी के प्रति अपमान या सम्मान नहीं, एक फैक्ट है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जब भाजपा के समर्थक उनका नाम लेंगे तो वैसे लेंगे जैसे वो अपने सुप्रीम लीडर का लेते हैं, कांग्रेस वाले अपने ढंग से। लेकिन पत्रकारिता में मिस्टर, मिस, मैडम, सर ये सब नहीं चलता है जी। ये जो भाई साहब हैं इनको माइक दीजिए। हाँ, आ गई है जी। नमस्कार आप दोनों को, मेरा नाम निखिल है, दिल्ली से ही हूँ मैं। और मेरा एक क्वेश्चन आप दोनों से है कि यदि आप दोनों जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते? और एक और क्वेश्चन है लास्ट में छोटा सा, पहले ये वाला बताइए आप। मेरा सीधा आंसर है, अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि क्रिकेट के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है, पत्रकार बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात जो जुड़ी हुई है, मेरे पिताजी भारत के लिए 12 साल खेले। वो पहले भारतीय है जिन्होंने डबल सेंचुरी देश के बाहर बनाई थी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नेता का लड़का या लड़की नेता बन सकते हैं, फिल्म एक्टर का लड़का लड़की एक्टर बन सकते हैं, बिजनेसमैन का लड़का लड़की बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन अगर खेल करना है ना तो अंदर जज्बा चाहिए और टैलेंट चाहिए। मुझे ना जज्बा उस तरह का था ना टैलेंट था। और जब आप किसी चीज़ में टैलेंटेड नहीं हो तो आपके पास एक ही उपाय है, पत्रकार बनिए। थैंक यू सर। सर आप बताइए। मैं राजदीप सरदेसाई के इस विश्लेषण से गंभीर असहमति रखता हूँ। ये कहना कि कुछ नहीं बन पाए तो पत्रकार बन गए, ये इस पूरी बिरादरी के प्रति अवमानना है, क्योंकि ये पत्रकार ही हैं जो रात के 1 बजे निवाला छोड़ के दफ्तर भागते हैं जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ये पत्रकार ही हैं जो 365 दिन काम करते हैं। ये पत्रकार ही हैं जिन पर आपने और लोकतंत्र ने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि शक्ति के तमाम स्रोतों से सवाल पूछो। और ये पत्रकार ही हैं जो खुद भी आलोचनाओं से परे नहीं होते हैं। ये पत्रकार ही हैं जिनके रोज़ सिलेबस में ऐड होता है, रोज़ उनको अपनी नई जानकारियों से लैस करना होता है, ज़मीन पर जाना होता है। खुद राजदीप बीमारी से उभरे हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ज़मीन का हाल जानने के लिए ग्राउंड पर पहुँचे हैं। 60 पार हो गए, रिटायर नहीं हुए हैं। कुछ तो होगा ना इस पेशे में, कुछ तो मज़ा होगा, कुछ तो कमाल होगा। आप क्या बनना चाहते थे? जी, चूंकि आप क्रिकेटर बनना चाहते थे इसलिए मैं सिलेक्टर बनना चाहता था, ताकि मैं ये इंश्योर कर सकूं कि कायदे के क्रिकेटर भारतीय टीम में रहें। ऑन अ सीरियस नोट ये एक्टर बनना चाहते थे। वो उन्होंने एक ये क्या कहते हैं,
कहीं गए थे कि अपना एक वीडियो लेकर किसी एक फिल्म डायरेक्टर के पास भी गए थे, कितने 7 साल पहले, कितने साल पहले आप गए थे? राजदीप जी व्हाट्सएप की जानकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये खुद सार्वजनिक मंचों पर अपुष्ट खबरें, सामने सोर्स खड़ा है जिससे ये कंफर्मेशन पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छा, नहीं तो आप पूछ रहे हैं। बताइए क्या जी, बनना चाहते हैं? अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं प्रोफेसर होता। मुझे पढ़ाने में, अध्ययन अध्यापन में बहुत चाव है और पिछले कुछ वर्षों से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया है। खेती के प्रयोग कर रहा होता जो हमने अपने गांव में शुरू कर दिए हैं, और मेरा ये सपना है कि इस देश के हर गांव में एक खेल का मैदान और एक लाइब्रेरी ज़रूर होनी चाहिए, और चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए हमने अपने गांव से इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो राजनीति होती रहेगी। बुंदेलखंड के अगले मुख्यमंत्री का पहला भाषण। ऑन दैट नोट, ये मोदी जी की रैली से आया, टॉर्च दिखा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। हाँ, ये, हाँ, वो बिल्कुल पीछे मैम खड़ी हैं उधर, अभिलाष, हाँ उनको दीजिए। हेलो सर, मेरा अच्छा, हाथ आप हिला रही थी अपनी दोस्त के लिए? वाह, हम दोनों हिला रहे थे। बहुत बढ़िया जी, पूछिए। हम दोनों साथ आए हैं। मेरा नाम जया है और इनका नाम मोनिका है। हम दोनों आईटी इंजीनियर्स हैं। हमारा आपसे सवाल है कि सर, जैसे आईटी में हमारे सर पे तलवार होती है कि एआई नहीं सीखोगे तो नौकरी खा जाएगा एआई तुम्हारी, जर्नलिज्म में भी ये है क्या? मतलब एआई का जर्नलिज्म पे क्या इम्पैक्ट है? गुड क्वेश्चन। आजकल एक, मुझे लगता है इंडिया टुडे और आज तक पे एआई एंकर भी शुरू हुआ है। एक ज़माने में ज़रूर एक 5 साल बाद एआई के एंकर्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है जो किसी भी व्यक्ति में जो आत्मीयता होती है, अगर आप रेलवे का एक्सीडेंट हुआ या एयर क्रैश हुआ, मुझे नहीं लगता कि एआई का एंकर वो जो भावनाएं हैं वो आपके सामने उस तरह से ला सकता है जो एक असली पत्रकार ला सकता है। एआई मुझे लगता है ज़रूर हमारी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन जो हमारे दिल में है ना, अगर हम जनता के सामने रखें, नो वन कैन रिप्लेस ह्यूमन बींग्स। जो मनुष्यता में जो ताकत है उसको आप कोई एआई नहीं रिप्लेस कर सकता, भले ही वो ट्राई करे। मेरा इस पे ये कहना है मैम कि हज़ारों बरस बीत गए और हज़ारों बरस बीत जाएंगे, आदमी अंततः किसी की कहानी में जीता है। हमारे पुरखों में या इंसानों में और जानवरों में जो इकलौता फ़र्क है वो ये है कि हमारे पास कल्पना और स्मृति है, और इन दोनों को हमने भाषा के ज़रिए बोलकर, लिखकर आगे बढ़ाया, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने सबक सिखाए। एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को नहीं बताया कि किसी कार के पीछे नहीं भागना है, वरना उन्होंने भागना बंद कर दिया होता हज़ारों बरस में। एक घोड़े ने दूसरे घोड़े को नहीं सिखाया कि इंसानों के झांसे में नहीं आना है। बैल ने दूसरे बैल को नहीं सिखाया कि ये इंसान तुम्हें नाथ देंगे, पर इंसानों ने अपनी पीढ़ियों को सिखाया कि चक्का कैसे बनाना है, आग को कैसे बरतना है, खेती कैसे करनी है। कहानियाँ कहने का शऊर, तरीके बदल जाएंगे। जब तक इंसान के पास कल्पना है और कहन का शऊर है, भाषा है, और इसे वो किसी को रेहन पर नहीं देता है, तब तक हमारे लिए एआई एक कोलैबोरेटर हो सकता है, एक सहायक हो सकता है। मैं उसको चुनौती की तरह नहीं देखता। जी हाँ जी, एक यहाँ बीच से इधर इस तरफ से लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, ये आगे भाई साहब बैठे हुए हैं बड़े मुझे सुरेश वाडकर के साथ गाने जाना है, तो एक लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन, वी कैन हैव पार्ट 2 टुमारो। मेरा क्वेश्चन मौसा फूफा जी दोनों को लेके है। मौसा और फूफा? हाँ, कौन है यहाँ मौसा फूफा? ये आपको तय करना है। मैंने तय कर हमको बाहर से। दादा, मेरा थोड़ा क्वेश्चन गंभीर है। अच्छा। ये कहा हमेशा एक नैरेटिव पिछले सालों में सेट कर दिया गया कि मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करता है उसको छत्तीसगढ़ में सेप्टिक टैंक में गाड़ दिया जाता है, या फिर दिल्ली के अंदर उसके आईडी कार्ड छीनने की कोशिश की जाती है। इस पर प्लीज़ आप दोनों के विचार में चाहता हूँ। आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल फिर से उठाया है। छत्तीसगढ़ का मामला आपने कहा। देखिए, हम तो एक तरह से, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई नेता भी हमें चुनौती दे तो हम जानते हैं, इंडिया टुडे से आते हैं, आज तक से आते हैं, लल्लन टॉप से आते हैं, हमें एक तरह से एक प्रोटेक्शन है। अगर कोई पत्रकार छत्तीसगढ़ में करप्शन उजागर करे, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? या छोटे से शहर और छोटे से गांव में करे, कौन प्रोटेक्ट करता है? कई पत्रकारों को आज कश्मीर में जेल में डाला गया है, 2 साल को पीएसए में है, कोई उनकी बात नहीं करता क्योंकि डर है लोगों को।
अब यही दुख की बात है कि जो पत्रकार स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही पत्रकार उस कश्मीर के जर्नलिस्ट के लिए अपना कोई पहल नहीं करेगा। और ये इस देश की सच्चाई है कि कई ऐसे पत्रकार हैं जिन पर बहुत दबाव डाला गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा ये देश अभी भी ताकतवर है। ये देश चीन नहीं है। चीन में आप एक शब्द वहाँ की सरकार के खिलाफ डालिए, आप जेल में जाएंगे। भारत की जनता में ताकत है। अगर आप उठेंगे तो पत्रकार को भी ताकत मिलेगी। आपने अच्छे पत्रकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जितना जैसे भी आप कर सको उनके प्रोग्राम देखिए। जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने आप किनारे करिए, ये देश बदलेगा। जी, आपने जिन दो प्रसंगों का जिक्र किया उसमें से मैं मान रहा हूँ कि एक ललन टॉप से भी जुड़ा हुआ है। हमारे पत्रकार जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करने गए थे तब दिल्ली पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की थी, उनका कार्ड छीन लिया था जो उन्हीं के पास है। तो वो कार्ड हमने वापस नहीं लिया है, शायद वो कार्ड उनको उनका ज़मीर याद दिला दे कभी। हमने दूसरा कार्ड बना लिया है। शासन सत्ता हमको कितना भी भयभीत करने की कोशिश करे, यदि हम पूरी वस्तुनिष्ठता के साथ संविधान सम्मत मूल्यों के आधार पर पत्रकारिता कर रहे हैं और हमने पक्ष या विपक्ष ना तो किसी से अनड्यू फेवर लिए हैं, ना हम किसी की ताबेदारी करने जाते हैं, तो फिर आपको पत्रकारिता करने में समस्या नहीं आएगी। चैलेंजेस बहुत हैं, इसीलिए मैंने गंभीर एतराज़ जताया जब राजदीप जी बोले कि कुछ करने को नहीं होता है तो जर्नलिज्म। इट्स अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन, वेरी सीरियस प्रोफेशन। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मीडिया संस्थानों को, ऐसे पत्रकारों को सपोर्ट करें। क्योंकि आप देखेंगे आज की तारीख में क्या हो गया है, दो बड़े धड़े हैं, एक राइट विंग का, एक लेफ्ट विंग का। राइट विंग वाले चाहते हैं कि सब पत्रकार उनके रंग में रंग जाएं और जो उनके रंग में नहीं रंगे उनको वो एंटी नेशनल घोषित कर दें। लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं पत्रकार उनके एजेंडा के हिसाब से चलें और जो नहीं चलें उनको वो संघ का या सरकार का पिट्ठू घोषित कर या गोदी मीडिया या गोदी। सत्य इन दोनों के बीच कहीं है। तो आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि वो कौन से पत्रकार हैं जिन्होंने दोनों तरफ के दबाव, दोनों तरफ के तमगे, दोनों तरफ के प्रेशर ग्रुप्स, दोनों तरफ की सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद फेक, एआई, तमाम तरीके, और आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। इसलिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जब भी आपको लगे कि ट्रेंड में कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जिसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह जताया जा रहा है, तो संदेह करने से पहले आप ये देखिए कि जो संदेह जता रहे हैं उनकी टाइमलाइन पर जाइए। क्या वो किसी एक ही पार्टी की भक्ति में डूबे हुए हैं? क्या वो रोज़ सुबह उठ के अपने नायक और खलनायक तय करते हैं और एक ही राग में बात करते हैं? तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोषित है, प्रचारित है या वाकई में ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी चीज़, हम तो अपना इम्तिहान रोज़ देते हैं, रोज़ ज़मीन पर जाते हैं, रोज़ बातें सुनते हैं ना। हम सुबह सवेरे ये तय करते हैं कि सरकार शत्रु है ना विपक्ष, लेकिन जो सत्ता में है उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। राजदीप जी का जोरदार तालियों के साथ ज़रा अभिनंदन करिए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों की यह शिकायत दूर हो जाए कि दिल्ली में उनको मान कम मिलता है। थैंक यू सो मच राजदीप। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। जितने भी आपके सपने हैं वो साकार हो। आप सब कुछ करें, लेकिन एक बात, आप अच्छे नागरिक बने। थैंक यू वेरी मच।